जय हिंद। मैं राय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राय ऑनलाइन एकेडमी पर। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल के आर्थिक जीवन और साथ ही गुप्त काल के सामाजिक जीवन। तो चलिए हम लोग हेडिंग देते हैं गुप्त काल के आर्थिक जीवन। और इस साइड में हम लोग देख लेंगे सामाजिक जीवन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं गुप्त काल का आर्थिक जीवन, उसके बाद हम लोग तुरंत देखेंगे सामाजिक जीवन। तो यहाँ तक ही आपका गुप्त काल का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। एक क्लास और लगेंगे तो उसके बाद हम लोग गुप्त काल का पूरा सेक्शन कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो क्या मिलेंगे हम लोग गुप्तोत्तर काल। और गुप्तोत्तर काल भी कोई बड़ा यूनिट नहीं है, केवल 2-4 वंश हम लोग उसमें पढ़ेंगे तो 4 से 5 क्लास में वो भी आपका समाप्त है। तो हम लोग एंशियंट हिस्ट्री है ना, भारत का प्राचीन भारत का इतिहास जो है उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे मध्यकालीन भारत। तो चलिए हम लोग देखेंगे। तो देखिए हम लोग गुप्त काल के आर्थिक जीवन में आपको पता है आर्थिक जीवन का मतलब क्या हुआ। आर्थिक जीवन का मतलब कृषि, पशुपालन, व्यापार ना, जितने भी संबंधित से हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसी को हम लोग आर्थिक जीवन कहेंगे। सामाजिक जीवन में क्या देखेंगे तो समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक समाज, महिलाओं की स्थिति कैसा है, उन लोगों का खान पान कैसा है ना, बहुत सारे चीजें जो हम लोग समाज के रूप में देखते हैं उसी को हम लोग सामाजिक जीवन कहते हैं। तो आज देखिए हम लोग यहाँ से पढ़ाने के लिए तो बहुत चुप है, लेकिन हम लोग वही कॉपी में पढ़ेंगे और समझेंगे जो उस काल में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। जैसे आर्थिक जीवन में देखेंगे तो देखिएगा तो कोई खास परिवर्तन कृषि के क्षेत्र में नहीं हुआ। जैसे कृषि पहले से लोग कर रहे थे उसी तरह से गुप्त काल में भी कर रहे थे। पशुपालन के क्षेत्र में देखेंगे तो कोई अच्छा मतलब परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसको भी हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिया गया है ना। आज हम लोग जो बेसिकली जो हम लोग पढ़ेंगे क्या, जो इस काल में परिवर्तन हुआ है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, यानी आर्थिक जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ, सामाजिक जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ, धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, उसी को देखेंगे। अगर पूरे रूप से हम लोग देखेंगे तो एक ही चीज को बार बार लिखाना उचित नहीं समझते हैं। तो कोशिश ये कीजिए, अगर नहीं पिछले वीडियो देखे हैं तो देखिए हिस्ट्री का सेक्शन है, आपके अंदर इंटरेस्ट जगाना बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट अगर आपके अंदर जग गया तो हिस्ट्री क्या आज का पूरा पेपर आपके कवर हो जाएगा। आज का मेन यही का नाम है कि हमारे अंदर से आपके अंदर जो इंटरेस्ट है, अट्रैक्शन है, उसको जगाना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं हिस्ट्री के क्षेत्र में या आर्ट्स के क्षेत्र में। तो मूल रूप से हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल के आर्थिक जीवन। पहला हम लोग व्यापार के क्षेत्र में देखेंगे। व्यापार के क्षेत्र में देखेंगे तो व्यापार के क्षेत्र में काफी गिरावट हुआ। आपको पता होगा कि इसके पहले हम लोगों ने मौर्योत्तर काल पढ़ा था, और उसी मौर्योत्तर काल में जो कुषाणों ने यानी कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन था, कनिष्क। और कनिष्क ने पूरा भारत तो छोड़ दीजिए, मतलब उत्तरी भारत लगभग उसका साम्राज्य था, चीन के क्षेत्र तक भी उसने अपना अधिकार कर लिया था। कौन, कुषाण वंश के प्रतापी शासक कनिष्क ने। तो बताइए, और आपका उसी से रोम और चीन को जोड़ता था कौन, रेशम मार्ग, यानी चीन से होकर गुजरता था रेशम मार्ग, और उसी रेशम मार्ग से कनिष्क का नियंत्रण हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपके गांव में एनएच है, क्या है एनएच, और एनएच पर ही आपका आक्रमण हो जाए तो आप क्या कीजिएगा, जो भी टैक्स तिलना होगा तो आप टैक्स तिलिएगा। जैसे कोई भी गाड़ी आ जाए, बस, ट्रक वगैरह, कोई भी 4 व्हीलर आ जाए तो आप उससे टैक्स लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल समझिएगा, अगर गाँव देहात में देखिए, अगर जिसके गाँव में नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग के पास गांव है, और उसमें अगर कोई धार्मिक कार्य करना, जैसे सरस्वती जी को बैठाना है, लक्ष्मी पूजा करना है, दुर्गा पूजा करना है, तो वहां चंदा काफी आसानी से लोग तहसील लेते हैं। यानी बच्चा लोग केवल एक क्या कर लेगा, रसीद कट बनवा लेगा और उसमें एक बांस लगा देगा इस साइड से और इस साइड से, और दोनों साइड से बांस गिराकर आपको उसको क्या कर लेगा, चंदा तिसने लगेगा। तो ये हुआ जिसके गांव नेशनल हाईवे के पास है, लेकिन जिसके पास ग्रामीण सड़क है तो उसको चंदा तिसना काफी
काफी क्या हो जाता है कठिन, यानी उतना अच्छा नहीं व्यवस्था होता, और चंदा उतना जितना अच्छी से नहीं मिल पाता। उसी कारण से देखिएगा जिसके गांव के कारण जिस नेशनल हाईवे है उसका पूजा पाठ यानी जो धार्मिक है काफी धूमधाम से होगा। यहाँ तक वो डीजे वगैरह भी लगा और कहीं कहीं तो नाच ताच सब मंगवा देता है और ना एक कंडीशन लगाता है। लेकिन वही गांव के क्षेत्र में देखिएगा तो केवल छोटा प्रोग्राम ही होता है। तो यही कंडीशन है कनिष्क के समय। तो कनिष्क ने क्या किया, रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर लिया था। आपको पता हुआ है, ग्राफ से हम लोग देख लेते हैं। ये आपका इंडिया हो गया, और इधर आपका पता होगा कि चीन का क्षेत्र है, और इसी चंद्र से रोम तक जोड़ता था कोरोनेशन मार्ग, और इसी कनिष्क का साम्राज्य कहाँ तक विस्तृत था, तो इधर देखिएगा पूरा यानी कि इस क्षेत्र में कनिष्क का साम्राज्य विकसित था, यानी अपना अधिकार बना लिया था। कौन, कनिष्क ने। तो इसी का फायदा उठाया कनिष्क, और यहाँ जब चाहे जब यहाँ जो भी व्यापारी रास्ते से गुजरता था उसे टैक्स के रूप में क्या लेता था, पैसा, है ना। और इसी कारण आपको पता हो कि सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का कौन चलाया था, कुषाणों ने। क्योंकि जितने भी व्यापारी था वो शुद्ध सोना का ही इसको सिक्का दे देता था, किसको, कनिष्क को। तय हुई। तो हम लोगों ने, चूंकि हम लोग गुप्त काल पढ़ रहे हैं, तो देखिए जैसे ही गुप्त काल का शासन आया, यानी गुप्त वंश का, तो ये रेशम मार्ग पर जो नियंत्रण था वो समाप्त हो गया। तो समाप्त हो गया तो बताइए व्यापार में क्या उतना वृद्धि होगा, यानी जितना वृद्धि कुषाणों के समय हो रहा था तो नहीं। तो इसमें हम लोग देखेंगे व्यापार के क्षेत्र में गिरावट है। क्या है, गिरावट। उसके बाद देखेंगे व्यापार के क्षेत्र में गिरावट है, बहुत से क्षेत्र। उसके बाद देखेंगे हम लोग सिक्का के बारे में। क्या हम लोग देखने वाले, सिक्का। और सिक्का में हम लोग देखेंगे सोना का सिक्का। सोना का सिक्का के बारे में देखेंगे तो 3 यहाँ से जीएस यहाँ से बनता है। पहला कि सबसे पहले सोना का सिक्का कौन चलाया था, तो हिंद यमन ने। कौन चलाया था, हिंद यमन। ये आपको पिछले क्लास में बताया गया है, फिर भी एक बार रिकॉल कर देते हैं। उसके बाद सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कौन चलाया था, तो अभी आपको बताया कुषाणों ने, यानी कुषाण। और सबसे ज्यादा अगर सोने का सिक्का कहेगा तो किसने चलाया, तो आपका गुप्त ने, गुप्त शासकों ने चलाया। तो यानी प्रश्न आएगा सबसे अधिक सोने का सिक्का किसने चलाया, तो गुप्त ने। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का मतलब प्योरली, केवल और केवल उसमें एक ठोप मतलब मिलावट नहीं है। किसके, प्रश्न आया किसके सिक्का में मिलावट नहीं मिलता है, तो कुषाणों के सिक्का में, यानी कुषाणों का सिक्का देखेंगे। उसके बाद हिंद यमन, यानी कि भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया था, तो हिंद यमनों ने चलाया था। तो यहां से तो 3 जीएस आ गया सोना से संबंधित। उसके बाद देखिएगा और चीज, गुप्त काल में जितना शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों ने चलाया था उतना शुद्ध सोना इसमें नहीं था। हाँ, एक और खास बात है कि सबसे ज्यादा गुप्तों ने सोने का सिक्का चलाया था। देख, सोने का सिक्का के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो सोने का सिक्का को गुप्त काल में क्या कहा जाता था, दिनार। क्या, दिनार। क्या कहा जाता था, दिनार। उसके बाद देखेंगे तो गुप्त काल में सोने का सिक्का में उसके बाद हम लोग देखेंगे चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का में देखिए आपको पता, गुप्त काल यानी चांदी का सिक्का को क्या कहा जाता था, रूपक। चांदी का सिक्का को क्या कहा जाता था, रूपक। और उसके बाद देखेंगे यानी कि इसी में गुप्त काल में आपको पता होगा, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया, और साथ ही क्या किया, तो इसके विजय को प्लस में चांदी का सिक्का चलाया, यानी सबसे पहले चांदी का सिक्का चलाया। तो प्रश्न यहां से ये उठेगा कि किस गुप्त शासक ने सबसे पहले चांदी का सिक्का चलाया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो है ना, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्का चलाया। चंद्रगुप्त द्वितीय किसने चलाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्का चलाया था। उसके बाद देखेंगे हम लोग तांबा का सिक्का के बारे में। तांबा, तांबा का सिक्का को क्या कहा था, तो काकनी। काकनी। गुप्त काल में तांबा का सिक्का को क्या कहा जाता था, तो काकनी। उसके बाद कहीं कहीं मासक में मिलता है, मासक। गुप्त काल में तांबा का सिक्का को क्या कहा जाता था,
काकनी या मासक, काकनी या मासक। उसके बाद देखेंगे तो यहां से बहुत सारा जीएस ये बनेगा कि गुप्त काल में फाहियान के अनुसार, जो चीनी यात्री फाहियान भारत में आया था, तो इसने ये उल्लेख किया है कि भारत के व्यापार के क्षेत्र में जितने भी गरीब, मजदूर, किसान अर्थात मध्यम और गरीब वर्ग सभी अपने व्यापार में मुद्रा के रूप में क्या कौड़ी का प्रयोग करते थे। क्या कौड़ी का मतलब जो अमीर वर्ग था वो सोने का सिक्का और चांदी का सिक्का का लेन देन में करता था। जैसे मान लीजिए कि सामान खरीदना, आटा या चावल, तो जो अमीर वर्ग है उसके बदले क्या सिक्का देता था, चांदी या सोने का या तांबे का। लेकिन जो गरीब वर्ग था, किसान, मजदूर, आपका देख लीजिए तो रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, जितने भी वर्ग थे वो सभी उनको जो मालिक को सामान ले रहा है तो उस सामान के बदले कौड़ी देता था। क्या था? कौड़ी। जैसे बचपन में आप कौड़ी का खेल खेले ही होंगे, तो ये कौड़ी देता था कौन? फाहियान ने अपने उल्लेख किया है कि जो गुप्त काल में मध्यम वर्ग या गरीब वर्ग, उसमें किसान, मजदूर, आम जो जितने भी साधारण वर्ग है सभी मुद्रा के रूप में क्या चलाता था? तो कौड़िया। क्या? कौड़ी। ध्यान रखिएगा, यहां से एक बार प्रश्न आता है, कौड़ी। उसके बाद देखेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी पत्नी का नाम क्या लिखवाया था? कुमार देवी। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी पत्नी का नाम सिक्का पर क्या किया था? अपने पत्नी का चित्र सिक्का पर डलवाया था। सिक्का पर क्या किया था? तो चित्र बनवाया था। कौन? आपका चंद्रगुप्त प्रथम ने, है ना। ये हो गया। उसके बाद आपको पता होगा कि समुद्रगुप्त ने के सोने के सिक्का पर समुद्रगुप्त के सिक्का पर क्या मिलता है? तो वीणा का चित्र मिलता है। क्या मिलता है? वीणा का चित्र। ये हुआ समुद्रगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में हम लोग देखेंगे तो कुमारगुप्त के सिक्का पर क्या मिलता है? मोर का चित्र। तो मोर का भी चित्र हम लोग गुप्त काल में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे तो यानी समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त दोनों मिलने, अब यानी कि कुमारगुप्त और समुद्रगुप्त के सिक्का पर देखिएगा तो अश्वमेध यज्ञ मिलता है। मतलब उन्होंने का कहने का मतलब यह है कि समुद्रगुप्त ने अपने शासन काल में अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ मतलब अपने क्षेत्र को विस्तार करने के लिए यज्ञ को हम लोग क्या कहते हैं? अश्वमेध यज्ञ। उसी प्रकार कुमारगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। तो ये हो गया आपका गुप्त काल के आर्थिक जीवन के बारे में हम लोग डिटेल रूप से देख लिए। तो यहीं से मेन रूप से जो प्रश्न आएगा वो यहीं से आएगा। हम लोग सामाजिक जीवन के ओर देखेंगे तो सामाजिक जीवन छोटा सा है, ऐसे पढ़ाने के लिए तो बहुत चीज है, लेकिन आपको पता होगा कि समाज कैसा है। तो प्रधानता यानी पितृ प्रधानता है, पितृसत्तात्मक, मतलब इसमें पुरुष को ज्यादा प्रधानता दी गई है। एक ही ऐसा हम लोग को अभी जब प्राचीन इतिहास में पढ़े हैं, केवल और केवल हड़प्पा काल में ही महिलाओं को भागीदारी मतलब सबसे ज्यादा दिया गया है। और इस काल में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी रही होगी, है ना। जितनी भी मूर्तियां मिली है ज्यादातर महिलाओं को ही मिली है। कि एक दो मूर्ति लगभग ज्यादातर हम लोग अधिकांश देखेंगे तो हड़प्पा काल में सबसे ज्यादा महिलाओं को मूर्ति मिली, जिससे हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस काल में मातृसत्तात्मक था। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके माँ है और आपके घर में अगर ज्यादा स्त्री का फोटो लगा हो तो इससे कोई व्यक्ति देख के ही समझ जाएगा कि इसमें आपकी माँ का चलता है, मतलब आपका माँ का चलता है, तो यहाँ स्त्री प्रधानता है। लेकिन यही जस्ट अगर उल्टा हो जाए, मान लीजिए कि आपके घर में बहुत सारे आपके पिताजी से संबंधित उनके पिताजी मन इस तरह से रहे, तो इससे अनुमान ये लगा सकते हैं कि जो आपके घर में है उनका आपके पिताजी का चलता है। इस तरह से समझिएगा। तो ये हो गया, यानी कि हम लोगों ने समझा कि सामाजिक जीवन के बारे में कि गुप्त काल का समाज कैसा था। तो पितृसत्तात्मक मतलब यहाँ पुरुषों को प्रधानता दी जाती थी। तो ये हो गया। इसमें देखेंगे तो न्यायिक प्रणाली, आखिर कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराध किया तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते थे। तो यहाँ के आपको पता होगा इसके पहले यानी गुप्तोत्तर काल में क्या हुआ था? तो गुप्तोत्तर काल में मनुस्मृति की रचना शुरुआत की गई थी। क्या की गई थी? मनुस्मृति की रचना की शुरुआत। और इसी मनुस्मृति पर गुप्त काल में भी क्या करेगा? दंड, जितने भी आप मान लीजिए कि दंड होगा तो इसी मनुस्मृति में जो इसमें लिखा गया है, इसमें क्या लिखा गया है
कि यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है और चोरी करने वाला अगर ब्राह्मण का लड़का है तो उसको कम दान, मतलब उसको एक दो डंडा मारकर उसको ये बोला जाएगा कि अब से चोरी तुमको नहीं करना। लेकिन वही व्यक्ति अगर चोरी करने वाला क्षत्रिय हो, तो यानी राजपूत वर्ग से हो, तो उसको ब्राह्मण से ज्यादा दंड दिया जाता था। मतलब उसको लाठी से वगैरह तरह से मारा जाता था। अगर मान लीजिए कि चोरी करने वाला चोरी जो करता है उसका लड़का क्या हो, शूद्र हो, तो उसको ज्यादा, सॉरी, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय और वैश्य हो, तो उसको मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय से ज्यादा दंड मिलेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चोरी करने वाला अगर शूद्र हो, मतलब हो गया सबसे निम्न वर्ग का, तो उसको सबसे ज्यादा दंड दिया जाता था। इस काल को हम लोग क्या कहेंगे, मनुस्मृति। मतलब मनुस्मृति में साफा साफा यह वर्णित है एकदम क्लियरली कि अगर कोई ब्राह्मण का लड़का अगर चोरी करता है तो उसको कम दंड दिया जाएगा, यदि अगर शूद्र का लड़का अगर चोरी करता है तो उसको सबसे ज्यादा दंड दिया जाएगा, है ना। ये हो गया। तो हम लोग देखेंगे कि इस काल में, गुप्त काल में जितने भी दंड व्यवस्था है या फिर न्याय प्रणाली है, सब मनुस्मृति पर आधारित है। तो मनुस्मृति इसलिए आप कभी कभी सुने होंगे, जो नेता है हमेशा क्या करते होंगे, मनुस्मृति और इस तरह का बातें अपने वक्तव्य में लाते होंगे। तो मनुस्मृति का हम उम्मीद करते हैं कि मनुस्मृति के बारे में समझ गए होंगे। आप देखिएगा, अब जितने भी दंड व्यवस्था है सब किस पर आधारित होगा, मनुस्मृति पर। तो मनुस्मृति के बारे में देख लेंगे। तो बताइए इस काल में छुआछूत बढ़ेगा या घटेगा? छुआछूत बढ़ेगा, घटेगा नहीं। क्या होगा? छुआछूत बढ़ेगा। छुआछूत इस काल में बहुत बढ़ेगा। अब हम लोग देखेंगे महिलाओं की स्थिति में, देखेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। महिलाएं की स्थिति में देखेंगे तो आपको पता होगा कि भानुगुप्त के एरन अभिलेख में क्या मिलता है, तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख ये कहाँ है, तो एमपी में है। यानी भानुगुप्त के एरन अभिलेख से पहली बार सती प्रथा का अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। सती प्रथा का मतलब अगर किसी स्त्री का पति मर गया हो तो उसको स्वेच्छा से, यानी स्त्री स्वेच्छा से उस पर क्या होती है, उस जो जहां उसका पति को आपका देख लकड़ी पर सबको रखा जाता था, स्वेच्छा से स्त्री उस पर बैठकर खुद जल जाती थी। मतलब उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सती प्रथा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सती प्रथा। देखेंगे उसके बाद यानी सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो हम भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे महिलाओं की स्थिति में। तो इस काल में प्रदा प्रथा का प्रचलन देखने को मतलब पहली बार मिलेगा। प्रदा प्रथा का मतलब, कहने का मतलब कि स्त्री अपने जो आंचल और घूंघट को नीचे दम शरीर मुंह से नीचे लटका दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रदा प्रथा, है ना। यानी प्रदा मतलब प्रदा में ही रहो, ये हो गया। उसके बाद देखेंगे इस काल में बाल विवाह और बहुपत्नी विवाह, यानी इस काल में बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह का प्रचलन देखने को हम लोगों को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस काल में यही सबसे बड़ा खराबी है गुप्त काल का, कि इस काल में आपको ज्यादा, यानी कि इस काल से शुरू हो जाएगा कौन, बाल विवाह है। मतलब लड़कियों को कम ही उम्र में शादी कर दी जाएगी। उसके बाद देखेंगे बहुपत्नी, मतलब एक ही व्यक्ति को कई स्त्री से क्या विवाह कर सकता है। तो ये हम लोग सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ लिए। तो हेडिंग में लिखिए गुप्त काल के आर्थिक जीवन, गुप्त काल के आर्थिक जीवन। और पहला हेडिंग में लिखिए व्यापार, बिजनेस, व्यापार या बिजनेस। लिखिए गुप्त काल में व्यापार के क्षेत्र में, गुप्त काल में व्यापार के क्षेत्र में काफी गिरावट आया। लिखिए इस काल में, यानी गुप्त काल में गुप्त काल के शासकों ने रेशम मार्ग पर नियंत्रण को अपने अधिकार में नहीं कर पाया। उसके बाद लिखिए हेडिंग में लिखिए सोने का सिक्का, और इसमें पहला पॉइंट करके लिखिए सोने का सिक्का, हेडिंग में लिखिए और पहला पॉइंट करके लिखिए सबसे पहले सोने का सिक्का हिंद यवनों ने चलाया। उसके बाद दूसरा पॉइंट करके लिखिए
दूसरा पॉइंट करके लिखिए, सबसे शुद्ध सोने का सिक्का, सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों ने चलाया, कुषाणों ने चलाया। उसके बाद अगला पॉइंट करके लिखिए, सबसे ज्यादा सोने का सिक्का, सबसे ज्यादा सोने का सिक्का गुप्त शासकों ने चलाया, गुप्त शासकों ने चलाया। उसके बाद लिखिए पॉइंट करके, गुप्त काल में सोने का सिक्का को, गुप्त काल में सोने के सिक्का को दिनार कहा जाता है, दिनार कहा जाता था। उसके बाद हेडिंग में लिखिए चांदी का सिक्का, हेडिंग में लिखिए चांदी का सिक्का, लिखिए गुप्त काल में चांदी का सिक्का को, गुप्त काल में चांदी के सिक्का को रूपक कहा जाता था, रूपक कहा जाता था। और इसमें पॉइंट करके लिखिए, अगला पॉइंट करके, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया, और इसी विजय के उपलक्ष्य में पहली बार चांदी का सिक्का चलाया, उसके बाद लिखिए हेडिंग में लिखिए तांबा का सिक्का, लिखिए गुप्त काल में तांबा का सिक्का को काकनी या मासक कहा जाता था, उसके बाद अगला पॉइंट करके और स्टार उसमें लगा दीजिएगा, स्टार लगा दीजिए। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार जनसाधारण अर्थात गरीब, किसान, मजदूर एवं मध्यम वर्ग वस्तु के खरीद में मुद्रा के रूप में कौड़ी का प्रयोग करते थे। समझ में आ गया कि ना गया? तो यहाँ तक देखिए, अगर कौड़ी का प्रयोग हो रहा है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मुद्रा में भी काफी गिरावट आया है ना। बताइए, अगर उस क्षेत्र में अगर कौड़ी का प्रयोग होने लगे तो क्या उसका स्थिति रहा होगा, ये समझ लीजिए। उसके बाद लिखिए अगला पॉइंट करके, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने सिक्का पर अपनी पत्नी कुमार देवी का चित्र बनवाया। समुद्रगुप्त के सिक्का पर वीणा का चित्र मिलता है, तथा कुमारगुप्त के सिक्का पर मोर का चित्र मिलता है, उसके बाद अगला पॉइंट करके लिखिए, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के सिक्का पर अश्वमेध यज्ञ का चित्र मिलता है, ये हो गया आपका। उसका हेडिंग में लिखिए गुप्त काल के सामाजिक जीवन, हेडिंग में लिखिए गुप्त काल का सामाजिक जीवन, और पॉइंट करके लिखिए गुप्त काल में गुप्त काल का शासन पितृसत्तात्मक था, इसलिए इस काल में, अगला पॉइंट करके, इस काल में न्याय व्यवस्था और दंड प्रणाली मनुस्मृति पर आधारित था, उसके बाद लिखिए इस काल में छुआछूत में सबसे ज्यादा बढ़ा, छुआछूत के प्रभाव को बढ़ा। उसका बाद में लिखिए महिलाओं की स्थिति, हेडिंग में लिखिए महिलाओं की स्थिति। तो लिखिए पॉइंट करके पहला लिखिए, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण मिलता है,
जिसमें लिखिए, जिसमें भानुगुप्त के सेनापति और सेनापति गोपराज और उसकी पत्नी को सती का प्रमाण मिलता है। उसके बाद अगला पॉइंट करके लिखिए, इस काल में पहली बार प्रदा प्रथा का प्रचलन हुआ। फिर अगला पॉइंट करके लिखिए, इस काल में बाल विवाह बहुपत्निक विवाह का प्रचलन था। तो ये आपका हो गया आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या धार्मिक और राजनीतिक जीवन देखेंगे। तो ये आपका गुप्त काल का सेक्शन जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक और नए क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।